फिर नए साल की सरहद पे खड़े हैं हम लोग, फिर नए साल की सरहद पे खड़े हैं हम लोग। राख हो जाएगा ये साल भी, हैरत क्या है, हैरत कैसी। नाजरीन, संडे स्टार के इस प्लेटफॉर्म से आज 2021 के बिल्कुल आखिरी शब्द एक पैनल डिस्कशन के लिए दानिश्वरान ख़वातीन और हज़रात यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे दरमियान से 2021 बहुत सारी तल्ख़ व शीरीं यादें और तजुर्बात के साथ गुजर रहा है। इसके गुजरने के साथ ही 2022 हमारे सामने होगा। कैसा रहा 2021 और कैसा होगा 2022 आने वाला साल, कि 1 जनवरी है, नया साल है, 1 जनवरी है, नया साल है। दिसंबर में पूछूंगा क्या हाल है। सबसे पहले हमारी खुशकिस्मती है कि खुशा नसीब हमारे दरमियान मौजूद हैं डॉक्टर मुख्तार अहमद फरदीन साहब, सदर ऑल इंडिया उर्दू मास कम्युनिकेशन एंड पीस हैदराबाद। साल नौ की आमद है और इस रवा साल के आखिरी दिन में हम जश्न साल नौ मनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। अल्लाह करे कि जो दिन आज तक गुजर गया है, खुदा न करे कि कल के बाद वो दिन हम सबों को नसीब हो। क्योंकि हमने 2021 में दुनिया भर और हिंदुस्तान में ऐसे मायानाज, ऐसे अपने अपनों को खोया है, अपने अजीज़ों को खोया है, जिसके लिए आँखें जिस कदर भी नम हो वो कम है। मरकज़ी हुकूमत का जो मरकज़ी बजट आया है, उस बजट में बहुत से प्रोविज़न रखे गए हैं। ख़ासकर अक़लियतों के बजट को इस बार जो है कमोबेश मोर देन 20 और 30% कम कर दिए गए हैं जी। और इस बजट को कम करने के सबब से, चूँकि इस हुकूमत ने अक़लियती फलाह बहबूद के लिए जितने स्कीमात थे, उस स्कीमात में से बहुत ख़ास स्कीमात को एक कॉमन पैसेज में ले गए हैं और एक जगह पे हुनर हाट बोल करके जो है और माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के हवाले किया गया है, जिसके इंचार्ज मुख्तार अब्बास नकवी है। अक्सर ये देखा गया है कि मुल्क की सूरत हाल, सियासी सूरत हाल तो बहुत बदल गया है और ख़ासकर जो हमारी हुकूमतें मरकज़ में हैं या हिंदुस्तान के कई रियासतों में हैं, मरकज़ के ज़ेरे तमाम जितनी हुकूमतें हैं या यूँ कहने के बीजेपी की जितनी हुकूमतें हैं, वो हुकूमतों की अपनी पॉलिसी मरकज़ के हिसाब से चलती है। और जैसे मगरबी बंगाल की हुकूमत है, मगरबी बंगाल की हुकूमत ने जो 2021 में ही मेरा ख्याल है कि इलेक्शन हुआ है और इस इलेक्शन में बहुत काम, जिस तरह से मरकज़ी हुकूमत के तमाम वज़रा यहाँ तशरीफ़ लाए थे और इस तरह से ये कह दें कि वक्ती तौर पे 2021 को मरकज़ की हुकूमत ने वहाँ के तमाम मिनिस्टर्स को मगरबी बंगाल को दिल्ली बना दिया गया था और दिल्ली बनाने की कोशिश में लगे रहे। लेकिन यहाँ की अवाम काबिल सताइश और मुबारकबाद है कि उन्होंने जो है दिल्ली के वो तमाम सेकुलर कैरेक्टर को देखते हुए या उनके जो स्कीमात है या उनके जो दो टर्म जिस खूबसूरती से या उनकी जो रिपोर्ट कार्ड हम लोगों ने देखा है, चूँकि मैं हिंदुस्तान के लिए एक तज्ज़िया निगार की हैसियत से ऑल इंडिया न्यूज़पेपर के लिए लिखता हूँ। डॉक्टर साहब, आपकी बात काटते हुए मैं यहाँ पर एक बात रखना ज़रूर चाहूँगा कि अक़लियतों के लिए ये बजट इंतहाई अफसोसनाक रहा, लेकिन अक़लियतों के नाम पर वोट मांगने वाली जितनी पार्टियाँ थी, उस हिसाब से इस पर एहतजाज नहीं किया गया। आखिर क्यों सिर्फ अक़लियतों को ही निशाना क्यों बनाया जाता है? वजह क्या है इसकी? ये एक अलमिया है हमेशा से। जब कांग्रेस की हुकूमत थी तब भी जो है हमारे रहबर जो थे, हम जिसे अपनी नुमाइंदगी के लिए अपने वोट के जरिए उन्हें नुमाइंदगी दिया करते थे, वो खा वो रियासती असम्बली में हो या मरकज़ी हुकूमत के पार्लियामेंट में हो या राज्यसभा में हो, इन लोगों ने सिर्फ पार्टी के साथ वफादारी की है, अपने मुस्लिम नुमाइंदगी के साथ या कम्युनिटी के साथ वफादारी नहीं की है। मुश्किल क्या होता है कि जो हमारे जो मुस्लिम रहनुमा है, रहबर है, जिस पे हम बहुत यकीन करते हैं और जिन्हें हम, और हुकूमत वक्त का ये तरीक़ाकार भी रहा है कि भाई मुसलमानों के एरिया में मुसलमानों को ही नुमाइंदगी दी जाए ताकि वो हम उससे तमाम काम ले सकें।
लेकिन हमें अफसोस होता है, या हमारे जो बहुत दानिश्वर हैं या जो आम लोग हैं, आप देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पे मुस्लिम रहबर जो हमारे नुमाइंदे होते हैं और गैर मुस्लिम जो नुमाइंदे होते हैं, आप अगर दोनों का कंपेरिजन करके देखें कि अगर आपके इलाके से, खासकर किसी मुस्लिम इलाके से अगर गैर मुस्लिम नुमाइंदा हैं असम्बली और पार्लियामेंट के लिए, आप उनके पास जाएंगे तो उसका हुस्न अखलाक इतना बेहतर होता है कि आपको वो स्पेस देते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, भले वो आपके काम आए ना आए और सी बात है। लेकिन हमारे जो रहबर होते हैं, हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ राज्यसभा या मेंबर ऑफ एमएलए जो होते हैं, उनके पास नुमाइंदगी मिलने की हद तक तो वो आपसे अवेलेबल होते हैं। उसके बाद आप ढूंढते रह जाएंगे आपकी ज़रूरत क्या है, आपके मसाइल क्या है, और ये लोग जा कर के ना तो असम्बली में आपकी नुमाइंदगी करते हैं, ना तो आपके पार्लियामेंट में करते हैं, ना इल्ला माशाअल्लाह। तो इसलिए जो है मुल्क की आज़ादी के बाद से, खासकर कांग्रेस के पीरियड में कहीं ना कहीं पे कुछ बातें तो हो भी जाती थी, लेकिन ये 2014 के बाद से और जो हुकूमतें अब आई हैं और इसके बाद से हमारे मसाइल पे बहुत कम गुफ्तगू हुई है। और इस गुफ्तगू की कम वजह यही है कि हमारी अपनी पसमानदगी है, हमारी तमाम बिलो पॉवर्टी हम जी रहे हैं और नुमाइंदगी कहीं पे भी नहीं है। कभी मौलाना अबू कलाम आज़ाद हुआ करते थे, कभी यहाँ और भी मगरबी बंगाल में कई अच्छे खा वो लेफ्ट के ज़माने में रहे हों, लेकिन इन लोगों ने बहुत ज़्यादा अपनी सोसाइटी को, अपनी कम्युनिटी को अपलिफ्ट नहीं किए हैं। और जो हमारे पास अक़लियतों के बजट आया करते थे, इस बजट का भी अलमिया ये है कि बजट के आखिरी जैसे साल 2021 आया है, अब आने वाले 2000 मार्च से पहले जो है बजट का पूरा जो है एक तखमीना होता है, एक बैलेंस होता है। लेकिन अक़लियतों का बजट जो है ऑलमोस्ट पूरे हिंदुस्तान में, ख्वाह वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, देखा ये गया है कि बजट बहुत बेहतर देते हैं, लेकिन हम उस बजट को 40, 50 या 60% तक ही खर्च करते हैं, और हुकूमत जो है बहुत इमीडिएटली रिलीज़ भी नहीं करती। तो ये तमाम मसाइल अक़लियत के साथ हैं, और ये मसाइल होने की सिर्फ ये वजह है कि अगर हमारी नुमाइंदगी भरपूर तरीके से होती तो हम बजट को 100% यूटिलाइज़ करते। और ये बजट जो बार बार अगेन एंड अगेन सिंस जब से आज़ादी मिली है और अब तक का जो है, ख्वाह वो रियासती हुकूमत हो या मरकज़ी हुकूमत हो, उसमें मैक्सिमम 50% बजट वापस ही चला जाता है। ये एक अलमिया है, बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारे यहाँ जो नुमाइंदगी, या आपने जो नुमाइंदगी का रोना तो यकीनन है, लेकिन इसमें माइनॉरिटी का क्या कसूर है? सियासी पार्टियां ही हमारी नुमाइंदगी कम करती जा रही हैं। अभी डॉक्टर फरदीन साहब हमसे मुखातब थे। 2021 जो साल गुजरा है, महंगाई के एतबार से देखा जाए तो बहुत महंगा साल गुजरा है, लेकिन इनमें जो ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है वो किस कदर जो है बयान के काबिल है। मैं जनाबे घायल जौनपुरी साहब से चाहूँगा इस सिलसिले में राय कि न सिर्फ रसोई गैस की कीमतें बढ़ी हैं, पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी 100 पार कर चुकी थी। ऐसे में जो उसके सार्फिन हैं और जो रोज़ के पैसेंजर हैं गाड़ियों के, वो किस कदर इससे मुतासिर हुए, इस ताल्लुक से आपकी राय? दाऊद साहब, मैं बताऊं आपको, ये सिर्फ रसोई गैस और जो है पेट्रोल की बात नहीं है, किरासन तेल की कीमत इतनी बढ़ चुकी है कि घर में स्टोव बंद हो चुका है बिल्कुल। तकरीबन 60 रुपये लीटर किरासन तेल राशन कार्ड पे बिक रहा है। महंगाई का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, रोज़मर्रा क्या आलम है। और परेशानी का आलम मत पूछिए। बस का किराया जहाँ 10 रुपये था, अब वहाँ हवड़ा जाने के लिए हमारे यहाँ से वो 25 रुपये हो चुका है। आने जाने में जो परेशानी है वो एक अलग है। गाड़ियाँ भी कम हो चुकी हैं, मालिकान बस के परेशान हैं पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने की वजह से। पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ना, ईंधन की कीमत बढ़ने से हर जो है कि शोबे में उसका असर पड़ता है। मजमूई तौर पर यह समझ लीजिए कि उसने पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ा करके ज़िंदगी के हर शोबे में परेशानी को ला खड़ा किया है। अस्पतालों के जो हालात थे वो सब पर जो है उजागर हुए। ऑक्सीजन की कमी, अपने हाथों में अपने अजीज़ों को दम तोड़ता देखा है लोगों ने। इस ताल्लुक़ से मैं हमारे दरमियान मोहतरमा शबाना सैयद साहिबा जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, इनका ताल्लुक़ हावड़ा से है। मैं इनसे जानना चाहता हूँ, इस ताल्लुक़ से आप अपनी राय का इजहार फरमाएं।
सबसे पहले तो ये जो 2021 गया, ये मेरे लिए बहुत ही दुख भरा साल गुजरा, क्योंकि इसने ये मेरी बहुत ही कीमती चीज़, बहुत ही अजीज़ को छीन लिया। सितंबर बस 3 महीने हो रहे हैं, मेरी बहुत ही अजीज़ मेरी छोटी बहन को इसने छीन लिया, इन्ना लिल्लाह। जिससे अभी तक मेरे घर वाले या हम सदमे से बाहर नहीं हैं। अब मैं यही दुआ करूँगी कि ये जो 2022 आया है, ये हम सबको, हम तमाम मुसलमानों को अपने खैर व बरकत में रखे, अल्लाह अपने अमान में रखे, फिर किसी के घर में ऐसा मुसीबत ना आए। और जहाँ तक आपने कहा कोरोना का सवाल है, तो कोरोना तो खैर हम लोग झेल ही रहे थे। कोरोना की वजह से काफ़ी परेशानी, अच्छे अच्छे बिजनेसमैन जो हैं वो डूब चुके हैं, बैठ चुके हैं घर में, हर घर में तंगस्ती। फिर भी हम लोगों ने इस कोरोना के दौरान में अपने आप को, जो हम लोग सोशल एक्टिविटी से जो भी अदारे चलाते हैं, हम लोग सब लोग मिल के कोरोना को बहुत ही सामने से मुकाबला किया है। जो लोग मजबूर हैं, बेसहारा थे, जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे, उनको हम लोग कोशिश की है कि अपने थे जितनी भी हो सके उसको मदद करें, वो किए हैं। और अभी फ़िलहाल जहाँ तक सवाल है, कहीं भी जाओ तो भाई कोरोना आ रहा है, मुझे लेकिन आज तक ये समझ में नहीं आएगा क्या कोरोना सही मानों में है। क्योंकि कोरोना से भाई मास्क लगाओ, कहती है ना गवर्नमेंट के, बाहर भी निकलो तो मास्क लगाओ, तो मुंह में पानी डालो, मुंह धो, बार बार हाथ धो। लेकिन सोचना चाहिए कि हम लोग पूरे दिन में 110 बार चेहरे को धोते हैं, नाक में पानी डालते हैं, मुंह में पानी डालते हैं, हाथ को धोते हैं 110 बार टोटल। तो ये कोरोना, हम तो इस तरह से कहना चाहेंगे कि हम लोगों को कोरोना नहीं हो सकता है, क्योंकि जितनी हिफाजत हम लोग करते हैं उस हिसाब से कोरोना नहीं होना चाहिए। जो एहतियाती तदाबीर हैं जो मुसलमानों के दरमियान हम मुसलमानों में जो है, बरती जाती है, ये कहना चाह रही हैं, ये हम कर रहे हैं। जी हाँ, हमारे दरमियान मोहतरमा फरीन सबा साहिबा भी मौजूद हैं, जो कि एशियाटिक सोसाइटी में डॉक्यूमेंटेशन एंड कैटलॉगर ऑफ एंटिक्स से ताल्लुक़ रखती हैं। तो समाज, हमारा माशरा 2021 में कहाँ गया, आने वाले 2 साल जो 2021 कल हमारे दरमियान जलवा अफरोज़ होगा, उसकी फ़िज़ाओं में हम सांस लेंगे, उस ताल्लुक़ से आप हमारे इस चैनल प्लेटफॉर्म के ज़रिए क्या मैसेज देना चाहती हैं? आपको खुले दिल से इस्तकबाल है, आप अपने तौर पर जो अपनी राय, जो अपने पैगाम देना चाहती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका मुझे इस मजलिस में दावत देने के लिए। मैं सिर्फ अपना तजुर्बा आप लोगों के सामने पेश करना चाहती हूँ कि 2021 में जब से हम लोगों ने देखा ये कोरोना का ये जो दौर चला है, तो ये कहीं ना कहीं हमारी अपनी गलती जो हम अपने माजी में करते हैं, तो हमें हमेशा अपने मुस्तकबिल में ही हमें उससे बर्दाश्त करना पड़ता है। तो जिस तरीके से 2020 के शुरुआती दौर में कोरोना आया, हमने अपने अपनों को खोया, बहुत सा स्कूल कॉलेजेस ये सारे कुछ बंद हो गए, एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, मफलूज हो गया, बहुत ज़्यादा इस पर असर पड़ा है एजुकेशन सिस्टम पे। उसके बावजूद भी हम जो है अभी भी बाज नहीं आए। हम हमेशा कहते हैं ना कि अगर हम अपने हाल को अच्छा करते हैं तो हमारा माजी भी अच्छा होता है और हमारा मुस्तकबिल भी अच्छा होता है। तो हमें अपने हाल पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। जिस तरीके से अभी लोग कहते हैं कि मास्क लगाने और ये सब सारी चीज़ों के ऊपर जब हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं मास्क नहीं लगाना चाहिए, ये वो, बहुत सारे लोगों का अपना अपना नज़रिया है। मगर अगर मास्क लगाते हैं, अगर हम एहतियात बरतते हैं तो ये हमारे लिए ज़रूरी है, ये हमारे लिए ज़रूरी है। अगर हम अपनी आज को ठीक करेंगे तो हमारा कल भी ठीक होगा। और एक चीज़ आप हमेशा एक चीज़ देखिएगा, ये जब भी इलेक्शन का दौर आता है या कुछ भी आता है, तो जब ये नेता निकलते हैं प्रचार करने के लिए, तो उस ज़माने में क्या होता है, तो वो पूरे तरीके से उसको बाइकआउट कर देते हैं। अभी कोविड नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोविड का जो वो हमारा एक स्केल है वो बहुत ही नीचे गिर चुका है। हमारे स्टेट में कोविड अब पूरे तरीके से ख़त्म पे आ चुका है, अख्ताम हो चुका है, ऐसा वैसा बहुत कुछ होता है। फिर आपने 2021 में देखा होगा
जब हमारे यहाँ पे मगरी बंगाल में इलेक्शन हुए जी तो दिल्ली से कौन से ऐसे बीजेपी या दूसरे पार्टी सेंट्रल के नेता नहीं थे जो यहाँ आए, तो इतनी सारी रैलियाँ हुई, इतनी सारी रैलियों में गैदरिंग हुई। ये गैदरिंग के बाद ही आप देखेंगे ये कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उसके बाद ये सारा इलेक्शन, तो इलेक्शन के टाइम पे हमारे जो नेता हैं ये सिर्फ कहते हैं कि हम लोगों के साथ हैं, आपके साथ हैं, मगर असल में अगर देखा जाए तो ये हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक है जो हम जैसे आम इंसानों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और कुछ नहीं है। और हमारी ये गलती होती है कि वो जिस लहर में हमें बहने कहते हैं हम उसी लहर में बह जाते हैं। हमें अपने बारे में अपनी समझदारी है, जो हमने अपने बड़ों से सीखा है, जो हमारे पिछले ज़माने में हमारे साथ हो चुका है, वो सारी चीज़ों को हम बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। और सिर्फ अगर हमें कोई कहता है झंडा लेके निकलो तो बस हम निकल जाए, ये हम नहीं सोचते कि हमारे साथ में क्या होने वाला है। तो ये सारा आप देखेंगे कि 2020 में कोरोना इस तरीके से ही आया। जनवरी के महीने, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस वक्त ये काफ़ी उरूज में रहता है। फिर जैसे ही अगस्त सितंबर आता है तो ये कहते हैं कम हो गया। तो ये कंटिन्यू 3 साल से चलते आ रहा है। तो मेरा यही कहना है कि हम अपने हाल पे अगर ध्यान देते हैं तो हमारा माजी भी अच्छा होगा और हमारा मुस्तकबिल भी अच्छा होगा, और आने वाले ज़माने में एजुकेशन सिस्टम भी उम्मीद करेंगे कि अच्छी हो। अच्छा, ऐसा नहीं लगता है कि कोरोना शायद नाबालिग है, इसलिए सिर्फ वो मदरसा, स्कूल और जो है मस्जिदों में जा रहा है और इलेक्शन रैलियों में या वोट देने के लिए वो नहीं जा रहा है? कोरोना सिर्फ नाबालिग ही बच्चा नहीं है। अच्छा। बल्कि वो मुसलमान भी है। अच्छा, मुसलमान भी है। अच्छा, मुसलमान जी हाँ। कोरोना सिर्फ नाबालिग से मुसलमान भी है। बहरहाल मैं अगले क्वेश्चन के साथ मैं अपने और एक मेहमान जनाब डॉक्टर मुख्तार अहमद फरदीन साहब के साथ जाना चाहूँगा कि 2021 की 7 जुलाई यकीनन हिंदुस्तान के लिए बहुत गमनाक दिन था, जब फिल्मी दुनिया के एक मारूफ और मशहूर अदाकार शहंशाह जज्बात यूसुफ खान, जिन्हें फिल्मी दुनिया में दिलीप कुमार के नाम से जानते थे, 98 साल की उम्र में इस दुनिया से कूच कर गए। इसके बाद फिल्मी दुनिया पर इसके क्या असरात हुए और उनके चाहने वालों के दिलों पर क्या गुजरी? डॉक्टर मुख्तार फरदीन साहब। फिल्मी दुनिया शहंशाह जज्बात के जाने के बाद समझिए एक तरह से वो बिल्कुल खाली हो गया है, क्योंकि अपनी जो साल में एक फ़िल्म दिया करते थे या साल 2 साल में एक फ़िल्म देने की कोशिश करते थे, लेकिन उसमें कंप्लीट एक मैसेजेस होता था। फिल्म को 3 घंटे के पर्दे पे अगर आप देखें तो अलग अलग अंदाज में अलग अलग मैसेजेस होते थे। दिलीप कुमार ही एक वाहिद शख्सियत दुनिया में, फिल्मी दुनिया में आए हैं जिसके लिए डायरेक्टर हो या प्रोड्यूसर्स हो या स्क्रिप्ट राइटर्स हो, तमाम चीज़ जो है लेकर के खुद दिलीप कुमार साहब के पास हाजिर होते थे और कहते थे कि आप देख लें, उसके बाद फिर जब आप डिसाइड करेंगे तो उसके बाद की कार्रवाई पे हम कैंपस 2 कर रहा था। तो उस बीच में बॉम्बे से कोई एक 15 रोज़ा अखबार निकल रहा था, मैं भूल रहा हूँ मैं, तो उसमें मैंने ये चाहा था कि दिलीप कुमार पे कुछ लिखूं। तो पहली ज़रूरत की और कोशिश की, अगर मैं दिलीप कुमार होता जब मैं लिखा, और उस पर कमोबेश जो बॉम्बे से निकलने वाला जरीदा था उसमें 4 सफ़े पे उसने 2 किस्तों में शाया किया। इत्तेफाक से वो मैं काफ़ी ढूंढा, उसके बाद फिर मुझे नहीं मिला। वो मंजर देखने के बाद जिस दिन दिलीप कुमार का इंतकाल हुआ, यकीन मानिए कि मैं ऐसा सजदर रह गया कि जैसे मैंने अपने अंदर जो आर्ट था, जो चीज़ क्रिटिक्स थी, और दिलीप कुमार कभी कहा करते थे, उनके अंदर एक चीज़ बड़ी अच्छी बात थी, उनका उठना बैठना चलना फिरना हर एक चीज़ एक अंदाज था, गॉड गिफ्टेड था, बिल्कुल गॉड गिफ्टेड था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 2-3 भाइयों को खोया, और फिर सायरा बानो अपनी ज़िंदगी में अगर नेक खाविन की जो खिदमत होती है बाहैसियत एक नेक वाइफ के, फिल्मी दुनिया की चमक दमक तो कुछ और होती है, लेकिन उस चमक दमक में सायरा बानो की जो जज्बा कुर्बानियाँ हैं, जितने दिन तक वो बीमार रहे हैं और जो तीमारदारी की है, तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला मुमकिन है कि शौहर की तीमारदारी के एवज में उसकी तमाम पिछली गुनाहों को माफ़ भी कर दे, अल्लाह करे, और उसे हयात भी दे। दिलीप कुमार वाकई जो है, दिलीप कुमार के गुजरने के बाद फिल्म इंडस्ट्री यतीम सा हो गया है। मज़े की बात यह है कि मुझे दिलीप कुमार का
खासकर वो डबल रोल में जो मंज़र है एक होटल का, और वो होटल का मंज़र, और वहीं से मैंने भी चिकन खाना शुरू किया, और उसी अंदाज से मैं कभी भी अगर चिकन लिया हूँ या चिकन तंदूरी लेता हूँ तो फ़ोन लेता हूँ उसी अंदाज में, और अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करता, उसके लिए और मंगवा लेता हूँ। तो बहर दिलीप कुमार है, उनके हर एक चैप्टर पे जो है आप स्टडी कर सकते हैं, और ख़ासकर अगर हम उन्हें, ये तो वो मिल्लत का सासा है, मुल्क का सासा है, और उनके चले जाने के बाद हमने वो हक़ अदा नहीं किया, चाहे वो उर्दू के प्लेटफॉर्म से हो या फिल्म इंडस्ट्री के प्लेटफॉर्म से हो, या जिस तरह से जिसके फ़ैन हैं, दिलीप कुमार के इतने फैंस हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया के पे वो फिल्मी दुनिया का आज भी वो बादशाह है, बेताज बादशाह है, और उसकी शायकात की तो बात ही नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें हक़ अदा करनी चाहिए। नाज़रीन, 2021 के आखिरी दिन हम लोगों ने जो एक प्रोग्राम किया, 2021 की तल्ख़ शीरीं यादें और आने वाले 2022 के ताल्लुक़ से उसका खैर मकदम किस तरह किया जाए, ये सारे पैगामात हमारे आज के इस पैनल डिस्कशन के शुरका ने आप हज़रात को दिए। यकीनन आपको पसंद आया होगा, आप इस ताल्लुक़ से अपनी राय भी देंगे, और हमें मज़ीद इस प्लेटफॉर्म से मज़ीद किन प्रोग्रामात को करने की ज़रूरत है, मैं आपके राय की और इसके डायरेक्टर और इसके रूह रवां डॉक्टर रहबर अली साहब आपकी राय के मुंतज़िर रहेंगे। आप अपनी नेक राय से हमें नवाजें, और इस शेर के साथ मैं आज के इस डिस्कशन को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा कि ना कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए, ना कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए, खुदा करे कि नया साल सबको रास आए, खुदा करे कि नया साल सबको रास आए। आज का संडे स्टार में मोहतरमा फरीन साहिबा का इस्तकबाल है, और आज का संडे स्टार अवार्ड देंगे जनाब मुख्तार अहमद फरदीन साहब।